स्टार्ट कर दीजिए। ओके, लास्ट हम लोग क्या देखे थे? थर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन देख रहे थे। यस, तो थर्मल स्ट्रेन के लिए फार्मूला क्या था? देखिए कॉपी में, लेंथ ऑफ रॉड एट न्यू टेम्परेचर, तो वही को वही रह जाएगा, माइनस, पढ़िए भाई, नेचुरल, मतलब अगर उसको नहीं रोका जाता, फ्री एक्सपेंशन रहता तो कितना होता, राइट? ये था फार्मूला। लेंथ ऑफ रॉड एट न्यू टेम्परेचर माइनस नेचुरल लेंथ ऑफ रॉड एट न्यू टेम्परेचर आर डिवाइडेड बाय नेचुरल लेंथ। चलिए, इसका मतलब ये तो एल नॉट का एल नॉट ही रह जाएगा, ठीक है ना? अब माइनस, अगर इसको फ्री छोड़ दिया जाता तो नेचुरली ये इसको फॉलो करता है, एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा और डिवाइडेड बाय एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। क्या एल नॉट कैंसिल कर दें तो कितना बच जाएगा? माइनस अल्फा डेल्टा थीटा माइनस एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा और डिवाइड बाय एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। एल नॉट और एल नॉट आपस में कैंसिल, तो माइनस अल्फा डेल्टा थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। अब देखिए, समटाइम्स हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए अगर अल्फ़ा का वैल्यू वेरी 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 स्मॉल हो तो इसका जब प्रोडक्ट करेंगे तो अगर 1 के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा वैल्यू, तब इसको इग्नोर कर सकते हैं 1 के रेस्पेक्ट में, तो सिंपली स्ट्रेन का वैल्यू कितना रहेगा? माइनस। ये ऑब्जेक्टिव के ऑप्शन में आ सकता है, कहीं कहीं पे ऑप्शन अगर आप थर्मल स्ट्रेस इक्वल टू माइनस अल्फा डेल्टा थीटा देख लीजिए तो ऐसा नहीं कि हाँ ये गलत हो गया। इसका मतलब वहाँ पे किस बात को इग्नोर कर दिया गया है? 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू व्हाट? 1 ले लिया गया होगा, करेक्ट? तो यहाँ पे कहीं पे लिख लीजिए, दैट्स व्हाई कि आपको दिमाग में रहे है, इफ़ अल्फा डेल्टा थीटा इज वेरी 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 स्मॉल विथ रिस्पेक्ट टू 1, देन 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा ऑलमोस्ट टेकन एज 1, ठीक है? अच्छा स्टूडेंट बताइए, यहाँ पे निगेटिव साइन, स्ट्रेन तो निगेटिव और पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, बट अगर निगेटिव है आगे में इसका, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई मीनिंग है। अगर डेल्टा थीटा पॉजिटिव है, क्या है?
पॉजिटिव। तो डेल्टा थीटा पॉजिटिव कब होगा भाई? जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे ये पूरा साइन क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो निगेटिव साइन इंडिकेट करेगा कि जितना एक्चुअली नेचुरल लेंथ होना चाहिए था उससे कम है, मतलब उसको हम लोग क्या कर दिए हैं? कंप्रेस कर दिए, कंप्रेसिव स्ट्रेन रहेगा। एक बार लिख लीजिए, निगेटिव साइन इंडिकेट दैट, negative sign indicate that length of the rod is less than मतलब आंसर में निगेटिव आ गया, उसका मतलब है आंसर तो उसको पॉजिटिव बना के ही देना है, बट आप तो कैलकुलेट करेंगे तो निगेटिव आपको दिखेगा। तो निगेटिव साइन इंडिकेट दैट लेंथ ऑफ द रॉड इज लेस देन द नेचुरल लेंथ, लेंथ ऑफ द रॉड इज लेस देन द नेचुरल लेंथ। इसका मतलब टेंसाइल स्ट्रेन रहेगा या कंप्रेसिव स्ट्रेन रहेगा? जितना नेचुरली होना चाहिए था उसके रेस्पेक्ट में आप कम कर दिए, इट मीन्स कंप्रेसिव थर्मल स्ट्रेन, इट मीन्स कंप्रेसिव थर्मल स्ट्रेन। ठीक है ना? और अगर पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव कब आएगा? जब डेल्टा थीटा क्या रहेगा? निगेटिव। मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है तो निगेटिव निगेटिव बिकम्स पॉजिटिव। तो थर्मल स्ट्रेन अगर आपका पॉजिटिव आया है, इसका मतलब लेंथ ऑफ द रॉड इज मोर देन द नेचुरल लेंथ। जितना नेचुरली होना चाहिए था उससे ज़्यादा कर दिया, मतलब नेचुरली कम होना चाहिए था उसको खींच लिए हैं, तो क्या हो जाएगा? टेंसाइल स्ट्रेन। लिखिए, इफ थर्मल स्ट्रेन बिकम्स पॉजिटिव, if thermal strain becomes positive, it means length of the rod is more than the natural length, length of the rod is more than the natural length, and in this case tensile strain। बात मत कीजिए। टेम्परेचर इंक्रीजेज, यहाँ देखिएगा स्ट्रेन कितना होगा? स्ट्रेन यहाँ पे होगा क्या? एक तो ये वन ऑफ द एंड ऑफ द रॉड ब्लॉक है, बट दूसरा एंड तो फ्री है, तो एक्सपेंशन इस तरफ हो जाएगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ फ्री एक्सपेंशन। इसका तो इस केस में स्ट्रेन कितना रहेगा? लिख लीजिए, लेकिन यहाँ पे अगर फ्रैक्शनल चेंज ऑफ लेंथ पूछते तो दिमाग में सेट कर लीजिए, फ्रैक्शनल चेंज ऑफ लेंथ अलग बात और स्ट्रेन अलग बात, करेक्ट? तो यहाँ पे स्ट्रेन का आंसर क्या रहेगा? 0। बट अगर आपको डेल्टा एल बाई एल बोलते तब वो 0 नहीं लिखना है, तब क्या लिखिएगा? एल माइनस एल नॉट और डिवाइड बाई व्हाट? एल नॉट। और एल के बदले एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। बात को समझ रहे हैं? इस केस में स्ट्रेन और फ्रैक्शन चेंज ऑफ लेंथ सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। हो गया ना? देखिए, छोटा छोटा पॉइंट पे आपसे निगेटिव मार्क्स करवा दिया जाएगा। चलिए, एक क्वेश्चन लिखे। एन आयरन रिंग डायमीटर इज 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, an iron ring
diameter is 15 centimeter is to be, यहाँ देख लीजिएगा ये तो क्या पड़ जाएगा, shrunk on a pulley, लिखते जाइए, an iron ring diameter is 15 centimeter is to be shrunk on a pulley which is 15.05 centimeter diameter. Full stop. All measurements refer to at room temperature 20 degrees C. All measurements refer to be at 20 degrees C. To what minimum temperature should the ring be heated? To what minimum temperature should the ring be heated to make the job possible? To make the job possible. To what minimum temperature should the ring be heated to make the job possible? कौन सा जॉब पॉसिबल? रिंग पे उस जो आपका जिस पे श्रंक करना है पुली पे, उस पुली के ऊपर क्या लगाना है, आयरन का रिंग. कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ आयरन 12 into 10 to the power -6 पर डिग्री से. इसी में एक और क्वेश्चन, ऑल्सो कैलकुलेट अ स्ट्रेन डेवलप्ड इन द रिंग. Also calculate the strain developed in the ring when it comes to the room temperature. When it comes to the room temperature. Also calculate the strain developed in the ring when it comes to the room temperature. यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये आज के डेट में भी एक्चुअली होता है, ध्यान सुनिएगा. अभी भी हालांकि बहुत कम हो गया लेकिन चलता ही है. बैलगाड़ी या तांगा गाड़ी, नाम तो सुने होंगे ना, बैलगाड़ी पहले के ज़माने में चलता था, राइट. तो उसमें एक वुडन का पहिया होता था, करेक्ट. और ये सब हम लोग बिल्कुल देखे हुए हैं. तो वहाँ पे जो भी लोहा जो आयरन का काम करने वाला जो आदमी है, वो क्या करते हैं कि पहले उस रिंग को हीट करते हैं, चारों तरफ से गर्म करते थे, और तब जाकर ये मेरा वुडन का फ्रेम है, वुडन का पुली, करेक्ट. और इसमें बिल्कुल टाइटली फिट होना चाहिए, लूजली नहीं, टाइटली. और इसका डायमीटर मान लेते 15.05 सेंटीमीटर है, बट आयरन का रिंग का क्या है, जानबूझ के कम रखा गया है, करेक्ट है ना. अब इसको हीट करेंगे तो आयरन का रिंग एक्सपेंड करेगा, तब इसको फिट कर लेंगे. बट ऑलवेज उस टेम्परेचर पर तो हम लोग काम करेंगे नहीं. वापस जब छोड़ देंगे फिट करने के बाद, तो अगेन वो रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा. तो रूम टेम्परेचर पे आने के बाद आयरन का रिंग का होना तो चाहिए अगेन 15 सेंटीमीटर गेन करना चाहेगा. बट क्या 15 सेंटीमीटर गेन कर पाएगा, या ये वुडन का फ्रेम इसको रोक देगा, तो स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा. सॉल्व कीजिए. देखिए
आप इसको डायमीटर के टर्म में सॉल्व कीजिए, ध्यान सुनिएगा। डायमीटर के टर्म में सॉल्व करें या सरकमफ्रांस के टर्म में सॉल्व करें, डिफरेंट आंसर रहेगा, सेम आंसर रहेगा। अगर सरकमफ्रांस के टर्म में भी सॉल्व कीजिएगा तो फाइनल कितना रहेगा, 2πr2। ये किसका सरकमफ्रांस है, पुली का, राइट। इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, 2πr1, सरकमफ्रांस का मतलब लेंथ, r1 किसका रेडियस है, रिंग का, 1 + अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, करेक्ट है ना। और यहाँ पे से पाई और पाई कैंसिल हो गया तो 2r2 क्या बन गया, डायमीटर ऑफ द फ्रेम, डायमीटर ऑफ व्हाट, पुली, इक्वल टू, पुली एक्सपेंड नहीं करेगा, ये नहीं, पुली का लीनियर एक्सपेंशन कुछ दिया हुआ है ही नहीं। अगर पुली का भी एक्सपेंशन का कैरेक्टर आता तो एक क्वेश्चन कुछ और लेवल पर चला जाता, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ पुली इक्वल टू व्हाट, डायमीटर ऑफ रिंग 1 + अल्फा ऑफ रिंग डेल्टा थीटा। क्या यहाँ से डेल्टा थीटा आप नहीं निकालेंगे, और डेल्टा थीटा निकल जाएगा तो फाइनल टेम्परेचर निकल जाएगा, निकाल लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए, बट वापस पुली को कहाँ पे कम डाउन किया गया, टेम्परेचर को कम करके रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सी पे, बट क्या उस टाइम पे वापस ये अपना डायमीटर को कम कर पाएगा, नहीं कम कर पाएगा। इसका मतलब वो टेंसाइल स्ट्रेन रहा है या कंप्रेसिव स्ट्रेन रहा, टेंसाइल हुआ ना, लेंथ क्या हो गया, लेंथ बड़ा हो गया, अब वो कम होना चाह रहा है बट चाहकर भी कम नहीं हो रहा है। इसका मतलब उसको क्या कर रहे हैं, ये कुछ इस टाइप का सिचुएशन हो गया कि इसको फिक्स किए हुए हैं, फिक्स कर दिए, ये लेंथ L0 है, अब मैं टेम्परेचर डाउन कर रहा हूँ, तो टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं, करेक्ट। पहले इंक्रीज करके लेंथ नेचुरली बड़ा कर लिए, अब उस केस में अगर डाउन कर रहे हैं, वो जो हम लोग इंक्रीज किए थे वो मेरा क्या था, वो नेचुरल एक्सपेंशन था। क्या था, नेचुरल एक्सपेंशन, उसको कोई रोक नहीं रहा था एक्सपेंड होने से। लेकिन जब टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद, पुली में फिट होने के बाद टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं तो इसका लेंथ कम होना चाहेगा, बट कौन नहीं कम होने देगा, ये पुली का फ्रेम। ये कुछ ऐसा हो गया कि यहाँ पे किसी रॉड को फिक्स किए हुए हैं, टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं, इसका लेंथ L0 से L होना चाह रहा है नेचुरली, बट चाहकर भी ये होना चाहिए नेचुरली L, कम होना चाहिए, बट ये नहीं L हो पा रहा है, L0 ही है। इसका मतलब इसको खींच, ये क्या कर रहा है, दीवार इसको खींच कर रख रहा है। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, कंप्रेसिव या टेंसाइल। यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेन है, और टेंसाइल स्ट्रेन के लिए क्या रहेगा, स्ट्रेन इक्वल टू, बोलिए, क्या होगा, D2 माइनस या D पुली कर दीजिए, यही तो नेचुरल होना चाहिए था। ओरिजिनल लेंथ, यहाँ देखिए, ओरिजिनल लेंथ एट न्यू टेम्परेचर 20 डिग्री सी, माइनस नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ कितना, नेचुरल लेंथ में डायमीटर कितना होना चाहिए था, 15 डिग्री सी, बट ओरिजिनल अभी डायमीटर कितना रहेगा, 15.05। तो ओरिजिनल लेंथ एट न्यू टेम्परेचर माइनस नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ मैंने वो क्या हुआ, कंप्रेस होना चाह रहा है, अपना ओरिजिनल शेप को गेन करना चाहेगा, बट चाहकर भी गेन नहीं कर पाएगा, वो पुली का फ्रेम उसे रोकेगा। दैट्स व्हाई मैंने लिखा D पुली माइनस D रिंग डिवाइड बाई D रिंग, ठीक है, हो गया ना, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a steel rod is clamped at its two ends. A steel rod is clamped at its two ends and rests on a fixed horizontal base. A steel rod is clamped at its two ends and rests on a fixed horizontal base. Full stop. The rod is in natural length at 20 degrees C. The rod
rest on a fixed horizontal base BAC. The rod is in natural length at 20 degrees C. Full stop. Find the longitudinal strain developed in the rod. Find the longitudinal strain developed in the rod if the temperature rises to 50 degrees C. If temperature rises equal to 50 degrees C, rises to 50 degrees C. Coefficient of linear expansion is this one. लेंथ तो दिया हुआ नहीं था, बस नेचुरल लेंथ बोला गया था, राइट? वैल्यू ऑफ लेंथ इज नॉट गिवन, ओनली नेचुरल लेंथ बोला हुआ है. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग बनाते रहिए. ए स्टील रॉड इज क्लैम्प्ड एट इट्स टू एंड्स एंड रेस्ट ऑन ए फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल बेस. द रॉड इज इन नेचुरल लेंथ एट 20 डिग्री C. Full stop. Find the longitudinal strain developed in the rod if temperature rises to 50 degrees C. 50. The coefficient of linear expansion is this one, 1.2 into 10 to the minus 5. तो एक लाइन का क्वेश्चन है. बात मत कीजिए और आपस में मिलकर बनाइएगा तो बिल्कुल नहीं बनेगा. जब भी क्वेश्चन देते हैं, इसमें सोचने वाला बात क्या है? आप बोलते कि मैं इस क्वेश्चन का, इस डायग्राम का बात कर रहा हूँ. ये तो डायग्राम है. तो अभी तो पढ़ाए थे स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेन. क्या था फार्मूला? कट कुट के फार्मूला क्या आया था? इतना आसान तो है भाई, करेक्ट? इसमें अगर टाइम लेते रहिएगा कि अच्छा बनाते हैं, अब सोचते हैं. क्या 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा इक्वल टू 1 ले लिया जाए? मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा वैल्यू मिलेगा, करेक्ट है ना? और जब बिल्कुल करेक्ट आंसर पे आना चाहते हैं, वो 1 में ऐड कर डिवाइड कर लीजिएगा. बहुत ज़्यादा आंसर पे फर्क इस केस में नहीं पड़ेगा. यहाँ पे 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा इज लेस देन 1, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं. तब यहाँ पे 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा टेकन एज 1. और निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? इट इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंसाइल या कंप्रेसिव. जितना होना चाहिए था, जितना नेचुरली होना चाहिए था उससे कम कर दिए. तो नेचुरली जितना होना चाहिए था उससे कम कब होगा? जब प्रेस करेंगे. इट इज एग्जाम्पल ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेन. ठीक है, इसी का 4 मार्क्स मिल जाएगा. इसलिए किसी चीज़ को कम नहीं समझना है. होता ना हम लोग का एक हैबिट, चलो ये तो छोटा सा है, नहीं पढ़ते तो ये, या जान गए तो आप लिए आसान है, नहीं जानते तो पता नहीं चलता कि टेंसाइल होगा या कंप्रेसिव होगा. करेक्ट हो गया ना? आज इनको बहुत कॉन्फिडेंस है कि बहुत ज़्यादा इस पर पकड़ बन गया है, उनके लिए HCB में बहुत अच्छा प्रॉब्लम जो कि IIT में 10 मार्क्स में पूछा हुआ है, 90 से 2000 के बीच में, तो भी क्वेश्चन दे देंगे. तो आपको नहीं, सबको भूल रहे हैं. एक और क्वेश्चन लिखिए. यह स्टील वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, a steel wire of cross sectional area 0.5 mm square is held between two fixed support, is held between two fixed support. कुछ यही डायग्राम है, राइट?
If the wire is just taut at 20 degree C, if the wire is just, इसका मतलब क्या है, जस्ट टॉट का मतलब है कि 20 डिग्री सी पे वो नेचुरल लेंथ पे है, राइट। जस्ट टॉट एट 20 डिग्री सी, जस्ट टॉट का मतलब वो नेचुरल लेंथ में है, कॉमा डिटरमाइन द टेंशन व्हेन द टेम्परेचर फॉल टू, डिटरमाइन द टेंशन व्हेन टेम्परेचर फॉल टू 0 डिग्री सी। यहां देखना है, डेटा दिया हुआ है, ये है क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया, करेक्ट, और लीनियर एक्सपेंशन दिया हुआ है वायर का 1.2 इंटू 10⁻⁵ पर डिग्री सी, और यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वायर का 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया? चलिए, एक क्वेश्चन तो परफेक्ट नीट को डिजर्व करता है। ये न्यूटन्स ऑफ मोशन का भी प्रॉब्लम हो गया। यहाँ देखिए, एक वायर था, वायर को हम लोग जस्ट एक सपोर्ट से फिक्स किए थे और 20 डिग्री सी पे था मेरा वायर, और 20 डिग्री सी पे जस्ट यहाँ पे जहाँ पे मैंने सपोर्ट किया था वो जस्ट टॉट था, मतलब नेचुरल लेंथ में था, करेक्ट। अब इसको फिक्स कर दिए, अब यहाँ पे टेम्परेचर कम कर रहे हैं, तो कम करने से क्या होगा, इस वायर का कंप्रेस होने का लेंथ, नेचुरल लेंथ कम होना चाहिए, बट कम होने देगा नहीं होगा। बट इसका मतलब इट इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, कंप्रेसिव या टेंसाइल। टेंसाइल, तो जो टेंसाइल में जो टेंशन क्रिएट होगा वो टेंशन का वैल्यू पूछा गया है। टेंसाइल में टेंशन तो क्रिएट होगा, अब यहाँ के बाद आपको अप्लाई और कॉमन सेंस। हालांकि बार बार कितना बोलते रहेंगे, अगर लगता है कि 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा लेस देन 1, तो न्यूमेरिकल पे फाइनल से पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप ले सकते हैं। यहाँ देखिए, थर्मल स्ट्रेन के लिए क्या इतना लिख सकते हैं, और ऑलमोस्ट इक्वल टू माइनस अल्फा डेल्टा थीटा लिख सकते हैं एवरीवन। इस केस में लिख सकते हैं, बोलिए क्यों, और 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा ऑलमोस्ट टेकन एज व्हाट 1, क्यों, वो कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ए वैल्यू 1 के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है, मल्टीप्लाई करके तो देख सकते हैं, दैट्स व्हाई 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा टेकन एज 1। और यहाँ देखिएगा, ए वैल्यू निगेटिव नहीं है, लुक्स लाइक निगेटिव, एक्चुअली पॉजिटिव हो गया है, 0 - 20 है, 0 - 20, तो अगर पॉजिटिव है इसका मतलब इस केस में लिखवाए थे ना कि पॉजिटिव रहेगा तो क्या मानिएगा, टेंसाइल, मतलब टेंशन क्रिएट हुआ, राइट। अब उसके बाद यंग मॉडुलस इक्वल टू क्या फार्मूला था, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय, और बचने के लिए मैंने बोला था कि अगर एक यहाँ देखिएगा, थोड़ा भी अगर मन में डाउट रहेगा तो मॉडुलस ले लीजिएगा, राइट। बट इस केस में तो डाउट का कोई बात ही नहीं, तो पॉजिटिव ही है। इट इज काइंड ऑफ व्हाट, माइनस अल्फा 0 - 20, तो क्या ऑलमोस्ट 20 इंटू अल्फा लिख दें, 20 अल्फा स्ट्रेन के बदले, और इसका मतलब स्ट्रेस इक्वल टू कितना हो गया, गामा 20 अल्फा
करेक्ट। और स्ट्रेस इक्वल टू क्या लिखते हैं, फोर्स बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, गामा का वैल्यू एसआई सिस्टम, ये जो गामा है एसआई सिस्टम, यंग मॉडुलस एसआई सिस्टम में दिया हुआ है, करेक्ट। तो यहाँ पे एरिया भी किस में दीजिएगा, एसआई सिस्टम में देना है, मतलब मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, एमएम स्क्वायर में, ठीक है। तो यहाँ से, अरे जो एफ है यही मेरा क्या है, टेंशन, जो एफ है वही मेरा क्या है, टेंशन है। कैलकुलेट करके आंसर बताइए। 20, वेरी गुड। अगर एक स्टूडेंट कैलकुलेट इतना फास्ट कर सकते, आप लोग भी कर सकते हैं, इतना स्लो क्यों, यहाँ तक तो आ गए, आ गए ना, ठीक है। अब हेडिंग बनाइएगा, मतलब ये टाइप प्रॉब्लम है, और HCB में भी इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम है, बहुत सारा नहीं कर सकते, 4-5 है। हेडिंग बनाइए, वेरिएशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्लॉक। वेरिएशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्लॉक। चलिए अब बात मत कीजिए, आंसर आ गया, नहीं आया अभी तक, ओके। ध्यान से देखेंगे एवरीवन। पेंडुलम का क्लॉक देखें, वॉच, घड़ी, तो मुझे थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन है, बोलिए। ए पेंडुलम क्लॉक में कहाँ से कहाँ तक जाने के बाद 1 सेकंड बताता है, 1 सेकंड के लिए क्या रहता है, पेंडुलम क्लॉक तो देखे ना भाई। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि ए, बी और सी, ए से सी तक एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम जाने में एक से क्या वो क्लॉक 1 सेकंड बताता है या 2 सेकंड, मतलब मेरा ये डाउट है, मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ। एक सेकेंड, मुझे भी लगता है शायद मीन से एक्सट्रीम का 1 सेकेंड लिया जाता है, मीन से एक्सट्रीम या एक्सट्रीम से एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम 2 सेकेंड काउंट होता है। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे, नहीं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनीवे, पहले टाइम पीरियड का फार्मूला जान लीजिए, उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। क्या होता है सिंपल पेंडुलम का, 2 पाई अंडर रूट L/G, ओके। ये फार्मूला देख लिए। मान लेते हैं कि अगर L का वैल्यू बड़ा होगा, देखिए एक कन्वेंशन सेट किया गया ना, मान लेते हैं लेट अस सपोज कि यहाँ से यहाँ तक उस क्लॉक में सेटअप किया गया है कि लेट अस सपोज मीन से एक्सट्रीम, करेक्ट, और एक्सट्रीम से मीन, 1 कंप्लीट ऑसिलेशन का मतलब होता है यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ, ये हाफ ऑसिलेशन हुआ, तो हाफ ऑसिलेशन मतलब मानते हैं 1 सेकेंड, कितना
यहाँ से यहाँ, वापस यहाँ से यहाँ। तो अगर मीन से स्टार्ट किए, अब वापस सेम, तो मीन पे दो, वन कंप्लीट ऑसिलेशन में मीन पे 2 बार आएंगे ना। तो यहाँ बी से सी और सी से बी कितना सेकंड? 1 सेकंड। फिर बी से ए से बी फिर कितना सेकंड? तो ये ऑसिलेशन में इसको बोलते हैं सेम स्टेट ऑफ मोशन। 1 मिनट, सेम स्टेट ऑफ मोशन का मतलब सेम पोजीशन नहीं होता है सिर्फ। सेम स्टेट ऑफ मोशन का मतलब सेम पोजीशन एंड सेम वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो बी पे, यहाँ से बी से सी पे गए, स्टार्ट किए सफ़र बी से, अब बी से सी और वापस सी से बी पे आ गए, क्या सेम स्टेट ऑफ मोशन में है? नहीं है। जब चलना स्टार्ट किया तो वेलोसिटी इधर था, इधर अभी किधर है? अगेन बी से ए से बी पे आए, तब सेम स्टेट ऑफ मोशन। करेक्ट। इसका मतलब है कि सेम स्टेट ऑफ मोशन का मतलब सेम लोकेशन एंड सेम वेलोसिटी, तो सेम डायरेक्शन देख लीजिएगा। करेक्ट। एनीवे, तो कन्वेंशन मान लेते हैं कि लेट अस सपोज कि बी से सी और सी से ए, अगेन बी पे अगर आने का, अभी लिखना नहीं है, मैं लिखवा दूंगा, पहले समझ लीजिए। इस पर ऐसा क्वेश्चन आता है, तो जिसको डाउट है तो एचसीबी में क्वेश्चन दिया हुआ है वर्कआउट में, ऑब्वियसली आया होगा और क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ से यहाँ तक अगर आता है तो उसको हाफ हम लोग टाइम पीरियड बोलेंगे। मान लेते इसको, मैंने इसको कन्वेंशन में लिख दिया गया, इसको 1 सेकेंड पकड़ना है। करेक्ट है ना। और बिल्कुल नेचुरल, जिस टाइम पे घड़ी बना होगा तो नेचुरल लेंथ लेकर बना होगा, कोई एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर, बट क्या क्लाइमेट में ऑलवेज वही टेम्परेचर रहेगा। मान लेते हैं 20 डिग्री सी माइंड में रखकर ए रॉड लगाया गया कि 20 डिग्री पे बिल्कुल नेचुरल लेंथ रहेगा। एग्री। और उस टाइम पे एकदम इसका जो टाइम पीरियड, हाफ ऑफ द टाइम पीरियड को 1 सेकेंड बताया गया कि 1 सेकेंड लेना है। करेक्ट है। अब टेम्परेचर हो गया 40 डिग्री सी, तो लेंथ इसका कम होगा या ज़्यादा होगा? लेंथ ज़्यादा हो गया। तो लेंथ ज़्यादा होने से टाइम पीरियड तो ज़्यादा हो गया। इस घड़ी का टाइम पीरियड क्या हो गया? बट बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स घड़ी है वो उसका, वो तो सही टाइम बताते रहेगा। बट ये आप जो 1 सेकेंड बताएगा, वो नहीं लगता कि 1 सेकेंड वो एक्चुअली रियल में 1 सेकेंड से बड़ा रहेगा। अब इसका जो टाइम पीरियड रहेगा वो क्या 1 सेकेंड के बराबर रहेगा या उससे ज़्यादा रहेगा? ज़्यादा रहेगा। इसका मतलब आपका घड़ी फास्ट हुआ या स्लो हो गया? स्लो हो गया है। बताना चाहिए था 1.2 सेकेंड या 1.1 सेकेंड, बता रहा है 1 सेकेंड। मतलब घड़ी आपका क्या हो गया है? स्लो। मतलब टेम्परेचर राइज करने से क्या होगा? स्लो स्लो हो जाएगा। अब लेंथ अगर कम हो गया, लेंथ कम कब हो सकता है? 20 डिग्री से हैं और आप पहुंच गए बिल्कुल अंटार्कटिका में -20 में, राइट। तो ऑब्वियसली ये लेंथ कम हो जाएगा। लेंथ कम होगा तो टाइम पीरियड थोड़ा ज़्यादा हो गया। घड़ी टाइम पीरियड क्या हो गया? सॉरी, टाइम पीरियड कम हो गया। तो टाइम पीरियड कम हो गया तो इसका अब यहाँ से यहाँ तक में नेचुरली इसको 1 सेकेंड बोलना चाहिए था, बट अब 1 सेकेंड से कम में ही एक हाफ ऑफ द ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, लाइक 0.99 सेकेंड। इसका मतलब है कि 0.99 सेकेंड को 1 सेकेंड दिखा रहा है। मतलब घड़ी आपका क्या हो गया है? फास्ट हो गया है। तो टेम्परेचर, सिंपल पेंडुलम क्लॉक में टेम्परेचर राइज करने से घड़ी क्या होता है? स्लो होता है। ये ऑब्जेक्टिव एक हो गया। और टेम्परेचर कम करने से घड़ी क्या हो गया? फास्ट हो जाएगा। ये लिख लीजिए ऑब्जर्वेशन। पहला पॉइंट बनाइए। इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम, if temperature increases, if temperature increases with respect to the temperature of natural length, if temperature increases with respect to temperature of natural length, then clock becomes slow, then clock becomes slow। तो स्लो होगा तो ये टाइम गेन करेगा या लूज करेगा? बताना था 3 आवर, बता रहा है 2.5 आवर, तो हाफ एन आवर का लूज कर गया ना टाइम। एंड लूज टाइम, एक और पॉइंट बनाइए। इफ टेम्परेचर लेस देन द टेम्परेचर ऑफ नेचुरल लेंथ,
if temperature less than the temperature of natural length, then clock becomes fast and it gain time, and it gain time. चलिए यहाँ देखिएगा, मान लेते हैं थीटा नॉट है टेम्परेचर ऑफ नेचुरल लेंथ, तो ऑब्वियसली कंपनी क्या करेगा, नेचुरल लेंथ के टाइम पे वो सेट करेगा। तो थीटा नॉट जनरली वो टेम्परेचर पे नेचुरल लेंथ के वो सेट करेगा रॉड का, जो जनरली कॉमन टेम्परेचर होता है। तो रूम टेम्परेचर क्या है, मोटा मोटी 20 से 30 डिग्री के बीच में। तो थीटा नॉट इज द टेम्परेचर ऑफ नेचुरल लेंथ, जहाँ पे रॉड का लेंथ है एल नॉट, क्या है, ये है नेचुरल। तो इस टाइम पे टाइम पीरियड कितना रहेगा, 2 पाई रूट ओवर एल नॉट बाई जी। एट टेम्परेचर थीटा, तो एट टेम्परेचर थीटा पे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा, 2 पाई रूट ओवर वाट एल वाई जी। और एल वाई जी के लिए क्या लिखिएगा स्टूडेंट, 2 पाई बोलिए एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। मुझे डेल्टा थीटा नहीं पता है कि पॉजिटिव है निगेटिव है, देख लेते हैं, ठीक है, बाई वाट जी। तो 2 पाई रूट ओवर एल नॉट बाई जी को क्या बाहर ला सकते हैं, बाहर ला सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा के पावर हाफ, एक ही बात है ना। और यहाँ पे बाइनोमियल एक्सप्रेशन थोड़ा बहुत आप लोग जानते हैं 11th क्लास का स्टूडेंट, और नहीं जानते हैं उनके लिए ये है 1 प्लस आर के पावर एन रहेगा, और अगर आर का वैल्यू लेस देन 1 है तो यू कैन राइट लाइक दिस 1 प्लस एन इंटू आर, आप ऐसा लिख सकते हैं। ये आपको बहुत इलाबोरेट फॉर्म में मैथ के टीचर से पढ़िएगा अंडर द हेडिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे अल्फा इंटू डेल्टा थीटा क्या रहेगा, जनरली लेस देन 1 रहेगा। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ तक आप लोग को नजर आ रहा है लास्ट बेंच। तो आप t इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एल नॉट बाई जी, और आफ्टर बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस हाफ अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है ना। चलिए, तो ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है और ये मेरा इक्वेशन सेकंड है। यहां तक समझ में कोई प्रॉब्लम? इसको हटाए, यहाँ देखिए, ये तो अभी जस्ट मैंने कंक्लूड किया ना, थीटा ग्रेटर देन थीटा नॉट है। थीटा नॉट पे करेक्ट टाइम, थीटा नॉट पे क्या करेक्ट टाइम। तो यहाँ पे क्या मैंने बोला था अभी, घड़ी स्लो होगा या फास्ट होगा? भाई स्लो यहाँ पे बोले थे ना। और ये टाइम गेन करेगा या लूज करेगा? ये शॉर्ट नोट्स में रख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव आ जाता है। और थीटा लेस देन थीटा नॉट, देन घड़ी क्या होगा, फास्ट। और टाइम लॉस दिखाना रहेगा 3 आवर, दिखाएगा 3 पॉइंट मतलब 15 आवर, करेक्ट। टाइम गेन करेगा। गेन करने का मतलब ये हुआ,
ये नहीं कि इन्वर्स का रूल चेंज कर देगा, आपको डायलेमा में रखेगा। आप उसी घड़ी को फॉलो कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप घर में 2 घड़ी है, एक 5 मिनट फास्ट रहता है, तो घड़ी का प्रॉब्लम है, टाइम का प्रॉब्लम नहीं है। करेक्ट टाइम मेरा दूसरा घड़ी बता रहा है कितना, लेटर सपोज मेरा क्लास 8 का है, तो मैं जानबूझ के अपना एक घड़ी 5 मिनट में सेट करता हूँ रूम का घड़ी। ये रियल बात है, 5 मिनट फास्ट रखते हैं। एक साइड कॉन्फिडेंस रहता है, ओके 3:20 हो रहा है, ओके क्लास मेरा है 8 बजे से, तो अगर 7:40 हो रहा है इसका मतलब 7:35 ही हो रहा है, 5 मिनट भी टाइम है। तो वो उस घड़ी का एरर है, करेक्ट टाइम कुछ और था, इसका तो 5 मिनट आगे चल रहा है, टाइम गेन कर रहा है वो। तो अगर क्लॉक अगर आपका टाइम पीरियड फास्ट कर दिए हैं तो रियल में उसका एक्सट्रीम मीन से एक्सट्रीम पहुंचकर एक्सट्रीम से मीन आकर उसको 1 सेकंड बोलना चाहिए था। करेक्ट क्या है, 1 सेकंड प्रेजेंट करेगा, वो कन्वेंशन है। बट 1 सेकंड के अब टाइम पीरियड, तो उसका टाइम पीरियड अब क्या हो गया 0.9 सेकंड, तो उसका टाइम पीरियड 0.9 सेकंड हुआ। लेकिन वहाँ पे तो आप घड़ी को देख रहे हैं तो आपको 1 सेकंड ही नजर आएगा। आप तो कैलकुलेट तो देख कर कीजिएगा कि कहाँ से कहाँ घुमा, तो आप मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन आया था, आप तो उसको 1 सेकंड मानेंगे, रियलिटी में वो 0.9 सेकंड था। करेक्ट, इस तरीके से हर सेकंड में 0.1 सेकंड वो गेन कर रहा है, आपको एक्स्ट्रा बता रहा है। तो ऐसा अगर 10 सेकंड बताया तो रियल में 10 सेकंड हुआ नहीं था, रियल में 9 सेकंड ही हुआ था, बट आपको क्या बता दिया 10 सेकंड। तो टाइम कम बताया, ज़्यादा बता दिया है, गेन कर लिया है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, लिखिए चेंज इन टाइम पर यूनिट टाइम, चेंज इन टाइम ब्रैकेट में लिखिएगा लॉस और गेन। चेंज इन टाइम ब्रैकेट लिखिएगा लॉस और गेन पर यूनिट टाइम इज। तो सबसे पहले इसके लिए आप एक काम करें, T/T0 कितना होगा देखिए, तो T/T0, तो T कितना था 2π√1 +½ अल्फा डेल्टा थीटा, और T0 कितना था, ये और ये आपस में कैंसिल, देन T/T0 इक्वल टू कितना हो गया 1 +½ अल्फा डेल्टा थीटा। तो T/T0 - 1 इक्वल टू इसको शॉर्ट नोट्स में रख लेंगे, ये डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव में हेल्प करेगा। T - T0 क्या है, और डिवाइड बाय ओरिजिनल टाइम पीरियड, राइट। ये हाफ किसके बदले आपको समझ में आ गया है, बाइनोमियल एक्सपेंशन की वजह से, राइट, अल्फा डेल्टा थीटा। चलिए अब यहाँ से ही आप इसी को यहाँ देखिएगा, तो ये है डेल्टा T/T0, इसका मतलब फ्रैक्शनल चेंज ऑफ टाइम पीरियड विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल टाइम पीरियड, फ्रैक्शनल चेंज ऑफ व्हाट टाइम पीरियड विथ रिस्पेक्ट टू, इसका जो चेंज रहेगा वो फ्रैक्शनल चेंज ऑफ टाइम रहेगा। टाइम पीरियड से तो हम लोग टाइम निकाल रहे हैं, इसी को आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, डेल्टा T/T, डेल्टा T/ व्हाट T0, यहाँ पे T0 क्या रहेगा टाइम। अब यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 सेकेंड में कितना सेकेंड का गेन या लॉस करेगा। अगर रियल टाइम 1 सेकेंड है तो टेम्परेचर डेल्टा थीटा पॉजिटिव या नेगेटिव होने से कितना का गेन करेगा या कितना का लॉस करेगा। क्वेश्चन कैसे आएगा, तो ये है मेरा फ्रैक्शनल चेंज ऑफ टाइम पीरियड विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल टाइम पीरियड, वही तो रहेगा फ्रैक्शनल चेंज ऑफ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल टाइम, फ्रैक्शनल चेंज ऑफ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल टाइम। कह बजा सर टाइम पीरियड के कैलकुलेशन से एक्सट्रीम जो भी रहेगा उसी के से तो हम लोग टाइम निकाल रहे हैं, तो वहाँ पे कितना बार वो एक्सट्रीम को टच करेगा उसमें कितना सेकंड होगा मेरा लुकआउट नहीं है, मुझे बस फार्मूला डेवलप करने से मतलब था। डेल्टा T/T0 इक्वल टू लिख लीजिए हाफ अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है। यहाँ पे T0 क्या रहेगा ओरिजिनल आपका टाइम रहेगा।
और डेल्टा टी क्या रहेगा, गेन और लॉस इन टाइम। डेल्टा टी क्या रहेगा, गेन और लॉस इन टाइम। गेन कब करेगा, जब टेम्परेचर कम होगा। लॉस कब करेगा, जब टेम्परेचर, चलिए एक प्रॉब्लम बनाइए तो। टी नोट क्या है, करेक्ट टाइम। टी नोट क्या है, करेक्ट टाइम। और डेल्टा टी क्या है, यहाँ पे डेल्टा टी को बोलिए गेन और लॉस। इसके चेंज होने से क्या होगा, इसका डेल्टा टाइम पीरियड को चेंज होने से या तो टाइम गेन करेगा नहीं तो लॉस करेगा। पहले ही बोल चुके हैं गेन कब करेगा और लॉस कब करेगा। ए पेंडुलम क्लॉक कंसिस्ट ऑफ, ए पेंडुलम क्लॉक कंसिस्ट ऑफ आयरन रॉड, सिंपल पेंडुलम क्लॉक बोल दीजिएगा। सिंपल पेंडुलम से आप हम लोग फार्मूला में, मतलब मैंने डेवलप किया किसके लिए, फिजिकल पेंडुलम के लिए, सिंपल पेंडुलम के लिए। पता ना, एक फिजिकल पेंडुलम भी होता है, बट ये मैंने डेवलप किया है सिंपल पेंडुलम के लिए, ठीक है। ए सिंपल पेंडुलम क्लॉक कंसिस्ट ऑफ आयरन रॉड। If it is designed to keep correct time, if it is designed to keep correct time at 20 degrees C, at 20 degrees C, correct time कितना डिग्री C पे, 20 degrees C. How fast or slow will it go in, how fast or slow will it go in 24 hour at 40 degrees C? How fast or slow it will go in 24 hour, 24 आवर में कितना स्लो और फास्ट हो जाएगा at 40 डिग्री से। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज 1.2 इंटू 10 टू द पावर -6 पर डिग्री सी। चलिए सॉल्व कीजिए, स्लो मत सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। देखिए स्टूडेंट, करेक्ट टाइम तो यहाँ देखिएगा सब लोग, करेक्ट टाइम तो सेकेंड में 24 आवर में कितना सेकेंड होना चाहिए, 24 आवर में इतना सेकेंड ना, तो एक करेक्ट टाइम तो इतना होना चाहिए था, करेक्ट। बट वो पेंडुलम क्लॉक इतना सेकेंड दिखाता 20 डिग्री से पे, कितना डिग्री पे, बट आप टाइम क्या टेम्परेचर 20 डिग्री से है या 40 डिग्री है, तो दिस द करेक्ट टाइम, मतलब टी नॉट इज द दिस वन, राइट। टी नॉट क्या है, ए है, तो यहाँ से क्या निकालना है,
डेल्टा टी नहीं निकल जाएगा, तो डेल्टा टी इक्वल टू टी नॉट हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। टी नॉट कितना 24 आवर बोल दिया जाएगा, तो उसके लिए क्लॉक देखने का रिक्वायरमेंट है। 24 आवर कितना सेकंड, वो तो करेक्ट ही आप निकालिएगा। 24 इंटू 3 ये समझ रहे हैं ना, 3600 क्यों किया, 1 आवर में 3600 सेकंड होता है राइट, इंटू हाफ अल्फा कितना दिया हुआ है 1.2 इंटू 10 आवर -6 इंटू 40 - 20 करते हैं तो 20 हो जाएगा। कैलकुलेशन पार्ट आपका परसेंटेज नहीं, यहाँ पे क्या बोला है, कितना स्लो या फास्ट, ये सिर्फ निकालने के लिए बोला गया है। नहीं, क्वेश्चन का पार्ट में परसेंटेज तो बोला नहीं हूँ, हाउ फास्ट और स्लो विल इट गो। वो जब क्वेश्चन परसेंटेज पूछ नहीं रहे हैं तो हम लोग पूछ रहे हैं हाउ फास्ट और स्लो, मतलब कितना टाइम गेन किया या लॉस किया। सर डेल्टा टी निकालने के बाद कंप्यूट कैसे करेंगे? आप डेल्टा टी निकाल लिए, कितना आया 1.04 सेकंड आया है मोटा मोटी, कैलकुलेट करके। ऑलमोस्ट 1.04 सेकंड करेक्ट। तो ये डेल्टा टी है, क्या है, जितना करेक्ट टाइम होना चाहिए उससे कम या तो ज़्यादा राइट। तो यहाँ पे डेल्टा टी, ये डेल्टा टी एक्चुअल में जितना बताना चाहिए था इतना सेकंड, इतना से इतना सेकंड कम बताएगा, क्योंकि घड़ी आपका स्लो हो गया है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसका मतलब इतना टाइम गेन किया या लॉस किया, इसलिए तो पहले मैंने ट्रिक बताया। इतना क्या हो गया है, इतना सेकंड बताना चाहिए था इतना सेकंड, बट इतना सेकंड में इतना सेकंड माइनस कर दीजिएगा, आपका घड़ी इतना सेकंड स्लो हो गया 1.04 सेकंड 24 आवर में करेक्ट। तो देखिए कैसे स्लो हो जाएगा। मानते हैं कि गर्मी का मौसम स्टार्ट हो गया, पहला दिन इतना सेकंड स्लो हो गया, ऐसे 10 दिन में 10 सेकंड राइट, तो 60 डेज में 1 मिनट स्लो हो गया, ऐसे स्लो होते चला जाएगा। पता है आपको नहीं चलेगा सर ये इतना ही तो स्लो है, बट दिन बीते जाएगा तो ये स्लो जो है वो और भी कब स्लो करते रहेगा, करेक्ट है ना। तो यहाँ पे आपको आया एक क्या बोले, हाँ इसलिए कंपनसेट हो जाता है, ये बोले ठंडी में फास्ट तो होगा, तो दोनों कंपनसेट है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है भाई। ऐसा भी तो हो सकता है कि दिन में धूप रहेगा रात में ठंडी रहेगा, मिला जुला के कंपनसेट हो जाएगा, तो उसमें हम लोग नहीं जाएंगे कि सर ये थोड़े हम लोग का टारगेट है। टारगेट 4 मार्क्स लाने का है, टारगेट क्या है, घड़ी ठीक करने का। बट यहाँ पे इसका मीनिंग ये था कि इसने इतना टाइम लूज किया क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, तो पहले ही मैं लिखवा दिया हूँ, ठीक है। मतलब ये तो आपको नजर आएगा चेंज इन टाइम कि जितना ओरिजिनल रहना चाहिए था उसके रेस्पेक्ट में इतना चेंज हो गया है, तो वो चेंज ज़्यादा हुआ या कम हुआ, मतलब वो लॉस स्लो चला या फास्ट चला, तो स्लो हुआ है, टाइम लॉस किया है घड़ी, ठीक है। सही चलेगा तो सही टाइम, ना ही गेन करेगा ना ही लॉस करेगा। बट अगर फास्ट घड़ी चल रहा है, ये सब जितना करेक्ट होना चाहिए था उसका स्पीड, उससे अगर फास्ट हो गया मतलब क्या हो, टाइम गेन करेगा। बताना चाहिए 1 सेकेंड, बता रहा है 1.02 सेकेंड। और लास्टली कुछ प्रॉब्लम बनाते बनाते भी तो सीखिएगा, तो इस पर HCB में प्रॉब्लम रहेगा 2-3, ठीक है। तो सारा प्रॉब्लम मैं ही अगर सॉल्व कर दूंगा तो आपका प्रैक्टिस नहीं होगा, तो इसके बाद इस टाइप का प्रॉब्लम मिलेगा तो बन जाएगा। चलिए अब लिखिए, और बात कीजिएगा तो बिल्कुल नहीं बनेगा। कुछ स्टूडेंट को देख रहे हैं ना, चाहते हुए भी कंट्रोल नहीं कर पाते अपने इमोशन को। वो लगता है अच्छा पता नहीं ब्रेक हो जाएगा, क्लास खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद तो फिर बात करने का मौका ही नहीं मिलेगा। अच्छा एक बात कर ही लेते हैं, अब वो कौन सा बात कर रहे हैं शेयर नहीं करते हैं। कभी प्रॉब्लम देते हैं तो देखते हैं कि पूरा बेंच मिलकर प्रॉब्लम बनाने लगते हैं। मैंने दिया था एक को, कैसे हो, नहीं तुम गलत कर रहे हो, नहीं
ऐसे करो। अब पता चला कि सारा गलत कर दिया साथ में लेकर। इसलिए तैयारी करते हैं तो सब लोग अपने सफ़र पे अकेले हैं, ऐसा नहीं कि हम साथ साथ हैं, बिल्कुल साथ साथ हैं। रिजल्ट देने के बाद अभी अलग अलग ही रहिए, अपने सब अपना प्लानिंग करते रहिए। अब बाहर से बिल्कुल शांत दिखना है लेकिन अंदर में तूफान चलने पड़ेगा। नहीं, अब एकदम लाहे लाहे चल रहे, सोच रहे हैं चलो करेंगे। मैं जहाँ पे वैकेशन पे गया, लगा कि एकदम मेंटली टायर्ड हो गया था भाई। मतलब एकदम कुछ काम नहीं है, क्या कीजिएगा, एक ही काम है कि खाना है और कोई काम नहीं है। और वहाँ पे मैं कुछ एक दो क्लास लिया था, देखे ही होंगे आप। नहीं, वहाँ तो डर कर ही क्लास लीजिएगा ना, कितना वहाँ तो यहाँ जैसा चिल्लाएंगे, फ्री होकर चिल्लाएंगे तो बाहर में रिलेटिव हैं, बोलेंगे अच्छा ऐसे पढ़ाते हैं राइट। तो कितना ऑकवर्ड फीलिंग था उसमें, लेकिन बस कंटिन्यूटी मेंटेन करना था। थोड़ा सा होता ना अपीयरेंस, कम से कम बच्चे कंप्लीट गैप नहीं हो। और उसमें भी एक बड़ा बढ़िया टॉपिक स्टार्ट हो गया था और एक बढ़िया टॉपिक फिनिश भी हो गया किसी बैच का। लाइक स्ट्रक्चर ऐसे मुझे भी कवर किए, कुछ तो कवर किए। अब किसी दिन बहुत तबीयत खराब है, ठीक है मत पढ़िए, बट एटलीस्ट 1 आवर या हाफ एन आवर कंटिन्यूटी मेंटेन कीजिए। तो मैं इसलिए पढ़ा रहा था क्योंकि यहाँ पे आने के बाद अगर 10 दिन छोड़ देंगे तो मुझे एक आध दिन सिर्फ न्यूटन फर्स्ट लॉ कर लग जाता है। इनर्शिया, पढ़ाने का तरीका, एक डर रहेगा पोडियम पे आने से पहले। पढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। जैसे गैसेस से बहुत दिन डिसकंटिन्यू हो गया, राइट, तो 5 मिनट जरूर मुझे गेन करने में लगा, अच्छा कैसे चलना है। उसमें आप लोग आज और स्लो कर दिए असाइनमेंट लाकर, करेक्ट। ऐसे लाते क्यों नहीं है, ये बड़ा क्वेश्चन है। आप लोग क्या फाइल नहीं बनाए हैं, बैग में रखना चाहिए। नहीं, एक तो बात ये हो सकता है कि सर बहुत भारी बैग हो जाता है, तो अपने नाम का सही मीनिंग समझिए, विद्यार्थी, यही नाम है ना हिंदी में, विद्यार्थी प्लस विद्या प्लस अर्थी, तो विद्या के बोझ उठाने वाले, दैट इज कॉल्ड विद्यार्थी। सुपरफिशियल और एरियल एक्सपेंशन। चलिए यहाँ देखिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ कहानी बनाने को है नहीं, एक आंसर लिख लीजिए। व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड, व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड its area also increases, then thermal expansion is called aerial expansion or superficial expansion। यहां देखिए, अल्फा क्या था स्टूडेंट, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, करेक्ट। और बीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एरिया का एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन। इन 9th या 10th में हम लोग को पढ़ने को था अल्फा बीटा में रिलेशन क्या होता है, वेरी गुड, या बीटा इक्वल टू 2 अल्फा, या बीटा इक्वल टू, आप प्रूफ कीजिए क्यों होगा, वाई बीटा इक्वल टू 2 अल्फा। प्रूफ कर रहेगा तो ऐसे बोलिएगा एरिया का है इसलिए, प्रूफ करने की कोशिश कीजिए तो बीटा इक्वल टू 2 अल्फा होता है। और गामा है, ये मैं सॉलिड का बोल रहा हूँ, किसका बोल रहा हूँ, सॉलिड का। गामा होता है कोफिशिएंट, ए यंग मॉडल का गामा नहीं है, गामा यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। देखिए कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड।
मेरा टॉपिक ये है, लेकिन एक साथ इसको देख लेते हैं, ठीक है। अल्फा इक्वल बीटा इक्वल टू होता है 2 अल्फा, बीटा इक्वल टू, और गामा इक्वल टू होता है 3 अल्फा। तो अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा को क्या हम लोग बोल सकते हैं 1:2:3। पहले तो ये लिख लीजिए। देखिए बहुत सिंपल प्रूफ दे रहा हूं, यहां देखिएगा सब लोग। मान लेते हैं कि ये सॉलिड स्फीयर है। क्या है? सॉलिड स्फीयर या हॉलो स्फीयर, डजंट मैटर। इसका वॉल्यूम v इक्वल टू, ये तो लिखिएगा ना, 4/3 पाई आर क्यू, करेक्ट। टेम्परेचर का इफेक्ट तो 4/3 पाई पे तो नहीं पड़ेगा। 4/3 ए मान लेते हैं ए थीटा नॉट पे, करेक्ट। तो थीटा नॉट पे इसका रेडियस है आर नॉट। रेडियस क्या है? आर नॉट। और थीटा पे इसका रेडियस हो गया आर। तो वॉल्यूम क्या लिखेगा? 4/3 पाई आर क्यू, करेक्ट है ना। 4/3 पाई आर क्या है? रेडियस मतलब लीनियर। रेडियस मतलब एक लीनियर चीज को आप बोल रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, करेक्ट है। और भाई 4/3 रेडियस का एक्सपेंशन मतलब लीनियर एक्सपेंशन। रेडियस का क्यू मतलब वॉल्यूम, बट सिर्फ रेडियस पे फोकस करेंगे तो लीनियर ना, राइट। तो 4/3 पाई और रेडियस के बदले तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि रेडियस कितना अमाउंट से बढ़ गया? 1 + अल्फा डेल्टा थीटा, है ना, क्यू। क्या आर नॉट क्यू को बाहर ले लें? तो 4/3 पाई आर नॉट क्यू 1 + अल्फा डेल्टा थीटा का क्यू। अब यहाँ पे अप्लाई कर देंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन। कर सकते हैं ना बाइनोमियल एक्सपेंशन। तब क्या नजर आएगा? 4/3 पाई आर नॉट क्यू 1 + 3 अल्फा डेल्टा थीटा। और ए मेरा क्या था? v नॉट। और ये क्या था? v। आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके। तो v इक्वल टू क्या हो गया? v नॉट 1 + 3 अल्फा डेल्टा थीटा। क्या 3 अल्फा को गामा बोल सकते हैं? यहाँ से प्रूफ हो गया, गामा डेल्टा थीटा ऐसे हुआ था, ठीक है ना। लिख लीजिए एक बार प्रूफ। एक काम मैं स्फीयर लेकर किया हूं, बट इट इज वैलिड फॉर ऑल सिचुएशन, ठीक है। लाइक प्रूफ आने का चांस नहीं है, बट एक मिनट, प्रूफ आने का चांस नहीं है, बट इस पे क्वेश्चन इसी प्रॉब्लम दिया हुआ है। क्वेश्चन लूँगा भी, इसलिए डेरिवेशन कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बोलिए कहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है? उस टर्म को मैं उस स्टेप को पढ़ता हूँ, यहाँ तक नज़र आ रहा है? मैं यहाँ पहला लाइन में लिखा हूँ 4/3 पाई आर नॉट क्यू 1 + अल्फा डेल्टा थीटा का होल क्यू। अब नीचे का लाइन में लिखा 4/3 पाई आर नॉट क्यू, और यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन सोच लिया तो क्यू था वो 3 बन गया है, 1 + 3 अल्फा डेल्टा थीटा। चलिए यहाँ देखिए, मान लेते हैं डिस्क है जिसका रेडियस है आर नॉट। तो आर नॉट है थीटा नॉट पे और आर है थीटा पे। तो इसका एरिया के लिए ए नॉट क्या लिखिएगा? बोलिए। और ए क्या लिखिएगा?
और आई, ये तो प्रूफ अब आपको हिंट मिल गया है। आर के बदले 1 प्लस आर के बदले आप ये लिख सकते हैं R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा का स्क्वायर। ए मैंने पूरा किसके बदले लिख दिया? लीनियर एक्सपेंशन ऑफ रेडियस। रेडियस क्या है? लीनियर टर्म है, राइट? तो पाई R0 का स्क्वायर और 1 प्लस डायरेक्ट 2 अल्फा डेल्टा थीटा कर दें एवरीवन। तो क्या यहां से ए लिख सकते हैं? ए इक्वल टू ए नॉट। ऑनलाइन स्टूडेंट 11th क्लास के बच्चे सब ज्वाइन किए हुए हैं? ये समझ में आया कि मैंने क्या किया है? 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा, और यही 2 अल्फा तो बीटा है, बीटा डेल्टा थीटा। तो यहाँ पे दो फार्मूला हम लोग पढ़ लिए, v इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। तो हो सकता है कि आपके प्रॉब्लम में गामा ना देके सिर्फ अल्फा देके छोड़ दिया जाए सॉलिड के लिए, करेक्ट? तो अगर अल्फा भी दिया हुआ रहेगा तो क्या गामा निकाल लीजिएगा? जस्ट मल्टीप्लाइंग बाई 3। इसको हटाएं। एक क्वेश्चन HCB में दिया गया है। HCB का वॉल्यूम सेकेंड का पेज नंबर 14 लिख लीजिए, वहाँ पे घर पे जाके देखिएगा। HCB का वॉल्यूम सेकेंड का पेज नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 32। प्रूव दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड बॉडी ऑफ एनी शेप। क्वेश्चन लिखिए। एक क्वेश्चन नंबर 32 है HCB का, पेज नंबर 14 में। प्रूव दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड बॉडी ऑफ एनी शेप चेंजेस विथ टेम्परेचर changes with temperature prove that moment of inertia, नाम सुना है ना, moment of inertia of solid body of any shape vary as with temperature as I equal to I naught 1 plus 2 अल्फा डेल्टा थीटा। ये प्रूफ करने को है। I इक्वल टू आई नॉट 1 प्लस 2 अल्फा, ये तो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, बना लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। अच्छा आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहला, बाद में सेकंड मेथड में मैं जनरलाइज कर दूंगा, क्योंकि अभी मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी को नहीं पढ़ाया है। मान लेते हैं कि कोई एक लेते हैं सॉलिड स्फीयर ही ले लेते हैं। लेट अस सपोज एनी शेप, तो मेरा मर्जी है, कोई भी शेप प्रूफ ही करना है, हर शेप पे वो वैलिड रहेगा। तो मान लेते हैं कि सॉलिड स्फीयर, या स्पेशल कैसे, लेकिन इट इज नॉट कंपल्सरी कि आपका सॉलिड बॉडी ऑलवेज सॉलिड स्फीयर रहेगा, और जिसका रेडियस R0 है। थीटा नॉट पे क्या रेडियस है? तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? तभी तो बोलते हैं आर के सर क्लास कीजिए फॉर स्कूल एग्जाम। कितना होता है सॉलिड स्फीयर का रेडियस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया? कैसे काम चलेगा भाई? क्लास करना चाहिए ना टीचर का स्कूल के एग्जाम के लिए। मैं तो पढ़ाऊंगा ही, ऐसे एग्जाम में काम चलेगा? 2/5 MR स्क्वायर होता है, 2/3 होता है या 2/5 होता है? और 2/3 किसका होता है? हॉलो का। हॉलो का ज़्यादा क्यों हो गया? हैविंग द सेम मास, क्योंकि उसका मास ज़्यादा डिस्टेंस पे है। एनीवे ये सब बात में जिक्र करेंगे, ठीक है? तो यहाँ देखिए थीटा नॉट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 MR0 स्क्वायर, करेक्ट?
और अब टेम्परेचर थीटा नॉट से थीटा कर दिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखिएगा? टेम्परेचर कम ज़्यादा करने से मास चेंज होगा क्या? मास तो कांस्टेंट रहेगा, चेंज क्या हो सकता है? रेडियस। m 2/5, इतना आसान सॉल्यूशन था, mr²। करेक्ट है? ये जिस चैप्टर में का क्वेश्चन लिया हूँ उसका एक थर्ड लास्ट प्रॉब्लम है, थर्ड लास्ट प्रॉब्लम। तो 2/5 m r के बदले लिख सकते हैं, हाँ या ना? r का लीनियर एक्सप्रेशन विथ r क्या लीनियर कॉन्सेप्ट है, करेक्ट? रेडियस, उसमें एरिया और वॉल्यूम है क्या? सिर्फ रेडियस में एक लेंथ हुआ, उसका स्क्वायर करेंगे तो 2/5 m r0 स्क्वायर 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। देखते हैं डेरिवेशन का एडवांटेज। यहाँ पे जो डेरिवेशन मैंने प्रूफ किया अल्फा बीटा गामा का रिलेशन, उसी डेरिवेशन में तो एक सॉल्यूशन छुपा हुआ था। अब यहाँ पे 2/5, अरे ये तो मेरा I0 है, ये क्या है? I0, और इसके बदले बाइनोमियल एक्सपेंशन कर लेंगे, हाँ ना? कुछ नहीं बोलते हैं, इतना भी एफर्ट नहीं लगा सकते हैं, यही तो प्रूफ था। ये लेकिन ये सर इट इज़ नॉट कंपल्सरी, ये यहाँ पे 5 नहीं है। तो एक जनरलाइज सॉल्यूशन ये है कि आप लोग एक टर्म सुने होंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन, राइट? तो वहाँ पे फिर ऐसे लिखेंगे, जहाँ पे के क्या, के नोट क्या है? रेडियस ऑफ, है तो रेडियस ही क्या है? तो आई नोट के लिए m के नोट स्क्वायर लिखेंगे। इस के रेडियस ऑफ गायरेशन में आपको शेप पता है क्या? रेडियस ऑफ गायरेशन में आपको शेप पता नहीं है, यही रहता है ना? किसी भी शेप के लिए हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल सॉलिड स्फीयर का रेडियस ऑफ गायरेशन √2/5r इक्वल टू एम के स्क्वायर कर दीजिए, इक्वल टू व्हाट? एम के स्क्वायर। चलिए, और आई के लिए क्या लिखिएगा? एम के स्क्वायर, के नॉट है रेडियस ऑफ गायरेशन एट थीटा नॉट, और के है रेडियस ऑफ गायरेशन एट थीटा, और के बदले क्या लिख सकते हैं ना? लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या लिखिएगा? के नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा का स्क्वायर। ये हो गया जनरलाइज सॉल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट? और इसमें m के नॉट को बाहर निकाल लीजिए और बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दीजिएगा। तो इसको क्या, ये क्या था? I0 ना? तो I इक्वल टू व्हाट? तो रेडियस ऑफ गायरेशन टर्म यूज करने से किसी भी शेप के लिए वैलिड हो गया, करेक्ट? तो I इक्वल टू I0 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा। अब इस फार्मूला पे तो ऑब्जेक्टिव आ सकता है नीट में, किसी भी स्फीयर का, मान लीजिए सॉलिड स्फीयर का है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया रहेगा 20 डिग्री सी पे, करेक्ट? और उसका अल्फा भी दिया रहेगा, और तब पूछा जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट 40 डिग्री सी। तब फार्मूला आप शॉर्ट नोट्स में रख लीजिएगा। ये प्रॉब्लम था बट ये आपके लिए फार्मूला बन गया, ठीक है? हो गया ना? चलिए, तो यहाँ देखिए, बात मत कीजिए। एक कौन सा? लीनियर एक्सपेंशन। एक कौन सा? वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो यहाँ से नेक्स्ट क्लास, आज के लिए इतना ही। एक ही बात है, एक ही बात है, सेम बात है।